तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नाइटमेयर इनसाइट चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फ्राइडे द 13th का सेकंड पार्ट, जो कि आया था फर्स्ट पार्ट के एक साल बाद 1981 में। ये डायरेक्ट सीक्वल है फर्स्ट पार्ट का, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी तो जाकर देख लो, लिंक नीचे और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। इस मूवी के डायरेक्टर है स्टीव माइनर, जिनको आप जानते हो 1985 में आई हाउस मूवी के थ्रू, और राइटर है रॉन्कर्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि बाहर पानी में खेल रहा था और साथ ही में गाना भी गा रहा था। तभी उसकी मॉम ने उसको घर में वापस बुला लिया, लेकिन पीछे से हम किसी अनजान इंसान को भी देख पाए, जिसके सिर्फ हम पैर ही देख पाते हैं। वो इंसान एक घर में जा रहा था और वो घर था एलिस का, जो कि पिछले पार्ट में जिंदा बच गई थी। उस इवेंट के हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वहाँ इतना तगड़ा मैसेकर देखने की वजह से वो आज भी इन सब चीजों से मूव ऑन कर रही है। वो सभी चीजें उसको उसके सपने में दिखाई दे रही थी कि कैसे उसके सभी दोस्त मारे गए और कैसे उसने जेसन की माँ मिसेस वोरिस का गला काट कर उसको मार डाला था। सपने से डर कर वो उठ गई, जहाँ उसको अपनी माँ का कॉल आता है। अपनी माँ से बात करके उसने अपने बाकी के काम निपटाए, जिसके बाद वो नहाने चली गई। और जब वो नहा के वापस आई तो उसको किचन से कुछ आवाज आई, जिसको सुनकर वो विंडो के पास जाती है। तभी वो अचानक से डर जाती है, लेकिन वो तो बस एक बिल्ली थी। पिछले पार्ट की तरह वो चाय बना रही थी और जब उसने कैट फूड निकालने के लिए फ्रिज को खोला तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसके अंदर मिसेस वोरिस का कटा हुआ सर रखा था। अब ये सर यहाँ पे कैसे आया वो तो पता नहीं, लेकिन इतने में वही इंसान उसके पीछे से आ गया, जिसने आइस पिक की मदद से एलिस को जान से मार डाला। और वहाँ रखी चाय भी उसने गैस से उतार दी और वो वहाँ से चला गया। और ये था मूवी का इंट्रो। अब मूवी 5 साल बाद प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम जेफ और सेंड्रा नाम की 2 कपल्स को देखते हैं। और ये दोनों कैंप क्रिस्टल लेक के पास वाले टाउन में ही एक गैस स्टेशन के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं। वो दोनों एक फोन बूथ के पास जाते हैं ताकि वो अपने दोस्त टेड से कैंप का रास्ता पूछ सके, क्योंकि ये लोग यहाँ पे कैंप ट्रेनिंग के लिए आए हैं। वहाँ इन दोनों को फिर से रेल्फ ने देख लिया और पिछले बार की तरह ही अपना 2 रुपए का डायलॉग मार के वहाँ से चला गया कि तुम सब मरोगे, जिसे सुनकर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। ये दोनों फोन पर रास्ता पूछ ही रहे थे कि इतने में एक टो ट्रक ने उनकी गाड़ी टो कर ली और वो वहाँ से चलता बना। जेफ ने उसको काफी बोला कि ये गाड़ी उसकी है, पर वो ड्राइवर उसकी तरफ देखता तक नहीं है। दोनों अपनी गाड़ी के पीछे भागते हैं, जहाँ उन्हें टेड मिल गया, क्योंकि ये तो बस एक मजाक था और वो टो ट्रक वाला आदमी टेड का ही दोस्त था। इसके बाद वो तीनों कैंप की तरफ चल देते हैं, जहाँ बीच रास्ते में एक कटा हुआ पेड़ गिरा हुआ था, जिसको किसी ने वहाँ पे जानबूझ के रखा हुआ था। ये दोनों उस पेड़ को हटा रहे थे, इतने में सेंड्रा वहाँ से थोड़ा आगे गई, जहाँ उसे कैंप क्रिस्टल लेक का बोर्ड पड़ा हुआ मिल गया, जिसका मतलब था कि कैंप क्रिस्टल लेक इनके कैंप से कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं है। उस बोर्ड को देखकर टेड कैंप ब्लड का नाम लेता है, जिसका नाम सुनते ही सेंड्रा क्रिस्टल लेक को देखने की बात करती है, लेकिन टेड ने उसको वहाँ जाने से मना कर दिया। इसके बाद तीनों वापस अपनी गाड़ी में बैठ के चल देते हैं, पर हमने देखा कि वही किलर इन पे जंगल के अंदर से नजर रख रहा था। तीनों कैंप पे पहुंचे, जहां एक पॉल नाम का आदमी, जो कि इनका इंस्ट्रक्टर था, वो सभी से मिलवाता है, जिसमें है टेरी, विकी, मार्क और स्कॉट। पॉल इन सभी को रूल्स और गाइडलाइन समझा रहा था कि इतने में पॉल की असिस्टेंट वहां एक बेकार सी कार में पहुंच गई। पॉल उसको एक कैबिन में लेके गया, जहां वो उसको लेट आने के लिए सुनाता है, लेकिन वो पॉल को एक किस करके मना लेती है। यहाँ हमें ये भी क्लियर हो गया कि ये लड़की पॉल की असिस्टेंट के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है और इसका नाम है जिनी। अब यहाँ से हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सभी काउंसलर्स बॉनफायर के पास बैठे हुए थे और पॉल इन सबको जेसन की स्टोरी सुना रहा था, जो कि 1957 के दौरान इसी लेक में डूबकर मारा गया था, पर मरने के बाद उसकी बॉडी लोगों को कभी नहीं मिली और लोगों का ऐसा मानना है कि वो आज भी जिंदा है, जो कि इन्हीं जंगलों में छुपकर रहता है। साथ में उन्हें वो ये भी बताता है कि कैंप क्रिस्टल लेक में जो मर्डर्स हुए थे उसमें एक लड़की जिंदा बच गई थी, लेकिन वो भी 2 महीने बाद अपने घर से गायब हो गई थी और उसके घर में से पुलिस को खून पड़ा हुआ मिला था और उसकी बॉडी उन्हें कहीं पर नहीं मिली। लोगों का मानना है कि फ्राइडे द 13th को जेसन ने अपनी माँ का कत्ल होते हुए देखा था, इसलिए उसने एलिस से बदला ले लिया और वो उस हर इंसान को मार डालेगा जो भी उसके इस जंगल में घुसने की कोशिश करेगा। साथ में वो उन्हें ये भी बताता है कि उन मर्डर्स
इसके बाद यही लोग पहले हैं जो कि इस जगह पर वापस आए हैं। ये सारी बातें पॉल उन सबको बता ही रहा था कि इतने में वहाँ अचानक से एक आदमी आ गया जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, लेकिन वो था टेड। ये सब पॉल का ही प्लान था ताकि वो उनके मन से जेसन का डर निकाल सके। उसके हिसाब से ये सारी बातें बकवास है, जेसन डूब के मर गया था और उसकी माँ भी मारी गई थी, बात खत्म। इसके बाद सब अपने कैबिन में पहुंचे जहां सब लोग मजे कर रहे थे। जिन्नी भी चेस खेल के अपने कैबिन में सोने के लिए चली गई कि तभी इतने में उसके कैबिन के बाहर से उसके गेट को कोई नॉक करता है। बाहर चेक करने पर उसको कोई नहीं दिखा क्योंकि वो था पॉल जो कि आ चुका था अंदर। जिन्नी उससे डर गई पर इसके बाद दोनों लग गए रोमांस करने में, लेकिन बाहर से इनको रैल्फ छुप कर देख रहा था। तभी इतने में वहाँ किलर भी आ गया। किलर ने पेड़ के पीछे से एक वायर रैल्फ के गले में फंसाया और उसका गला काटकर उसको वहीं पर मार डाला। ज्ञान तो ये लोगों को बहुत देता था कि तुम सब मरोगे, लेकिन किलर ने आज इसकी सारी हीरोगिरी निकाल दी। लोगों को ज्ञान बहुत दे लिया, चल अब ऊपर निकल। अब इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देते हैं जहां सब लोग दौड़ लगा रहे थे और जंगल के बीच से होते हुए भी निकल रहे थे। लेकिन इस वक्त भी जिनी को फील हुआ कि कोई तो इनको छुप कर देख रहा है। तभी टेरी का डॉग मफिन भी इनसे अलग हो गया जो कि उसी किलर के पास पहुंच गया। टेरी भी उसको ढूंढने के लिए वहां पे आई, लेकिन पॉल ने उसको खाना खाने के लिए बुला लिया, जिसको सुनकर वो भी वापस चली गई। डॉग तो नया ले लेंगे लेकिन खाना रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद हम सभी को लेक के पास एंजॉय करता हुआ देते हैं और सभी के बिजी होने का फायदा उठाकर सेंड्रा जेफ को जबरदस्ती कैंप लट की तरफ ले जाती है। रास्ते में उन्हें मफिन की डेड बॉडी पड़ी मिलती है जिसको बुरी तरह से काटा हुआ था। वो उसे देखकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये है क्या चीज, पर इतने में पीछे से एक ऑफिसर वहाँ पे आ गया जो कि उन्हें पॉल के पास ले जाता है और उससे उनकी शिकायत करता है। साथ में वो बोलता है कि इतने वक्त से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब यहाँ पे लापरवाही करो। लेकिन पॉल उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लेता जो कि उस ऑफिसर को पसंद नहीं आया। इसके बाद ऑफिसर वहाँ से चल दिया। तभी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने से कोई गुजरता है। उसको देखकर ऑफिसर भी उसके पीछे भागता है, जहाँ उसको बीच जंगल में एक कैबिन मिलता है जिसको कबाड़ की मदद से बनाया गया था। ऑफिसर उस कैबिन को चेक करता है तो उसको वहाँ पे कुछ दिखता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम उस चीज को दे पाते, इतने में किलर ने एक हथौड़े की मदद से उस ऑफिसर को जान से मार डाला। रात में सब डिनर कर रहे थे। फिर डिनर करने के बाद पॉल ने सबको ऑप्शन दिए कि या तो यहीं पे रुक जाओ या फिर एक रात के लिए टाउन में चलो मजे करने के लिए। वहाँ पे सभी लोग रेडी हो गए, पर पॉल ने पनिशमेंट के तौर पर जेफ और सैंड्रा को आने के लिए मना कर दिया। मार्क भी नहीं जा रहा था, इसलिए विक्की भी नहीं जा रही क्योंकि उसको मार्क पसंद है, और टेरी भी नहीं जा रही अपनी डॉग मफिन की वजह से। पॉल और बाकी सब गाड़ी में बैठ के निकल लिए टाउन की तरफ और ये सब भी चल दिए अपने कैबिन के अंदर। टेरी थोड़ी सैड थी, इसलिए वो लेक की तरफ चले गई वॉक करने के लिए। साथ ही में उसने अपने कपड़े उतारे और वो लेक के अंदर चली गई स्विमिंग करने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पे कोई आया जो कि टेरी को ही देख रहा था। फिर उसने टेरी के कपड़े भी चुरा लिए और वो था स्कॉट। इरादे तो इसके शुरू से ही ठीक नहीं थे। वो उसके कपड़े लेके भागा तो टेरी भी उसके पीछे भागने लगी। तभी स्कॉट का पैर एक फंदे में जाके फंस जाता है। स्कॉट को लगा कि ये फंदा पॉल ने लगाया होगा, इसलिए वो टेरी को चाकू की मदद से रस्सी को काटने के लिए बोलता है। टेरी उसकी मदद तो करना नहीं चाह रही थी, पर एंड में वो मान गई और फिर टेरी के जाते ही वहाँ पे किलर भी आ गया जिसने स्कॉट का गला काटकर उसको वहीं पर मार डाला। तभी टेरी भी अपने कैबिन से चाकू लेके वापस आ गई, लेकिन जैसे ही उसने स्कॉट को अपनी तरफ घुमाया तो वो उसको मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा डर गई, जिसकी वजह से वो वहाँ से तुरंत भागने लगी। लेकिन तभी पीछे से किलर आ गया जिसने उसको भी पकड़कर मार डाला। इधर ये लोग भी टाउन में पहुंच चुके थे और क्लब में बैठकर ये लोग बातें कर रहे थे। टेड ने पॉल को बोला कि जेसन की स्टोरी पूरी तरह से बकवास है और रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। जिस बात पे जिनी ने बोला कि उस दिन के बाद से जेसन ने कभी अपनी माँ से मिला नहीं और जंगल में भी वो जैसे तैसे रहा, और फाइनली जब उसकी माँ उसको दिखी तब उसने उनको भी मरते हुए देख लिया। वो कभी स्कूल नहीं गया और उसने कभी दुनिया देखी नहीं, और इंसान के नाम पर भी वो आज तक सिर्फ अपनी माँ से ही मिला था, इसलिए वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर एलिस ने जब मिसेस वोरिस को मारा तभी से उसने बदला लेना शुरू कर दिया, और ऐसा हो सकता है कि जेसन को बस प्यार चाहिए। जिनी की ये बात सुनकर पॉल और टेड ने उसका मजाक उड़ाया और उसको बोला कि ये सब बस एक बकवास है। अब यहाँ से हम दूसरी तरफ कैंप का सीन देते हैं जहाँ विकी और मार्क आपस में फ्लर्ट कर रहे थे और सैंड्रा और जेफ भी अपने ऊपर वाले कैबिन में रोमांस करने के लिए चले गए।
इसके बाद विकी रेडी होने के लिए चली गई, जहां वो रोमांस करने की पूरी तैयारी कर रही थी। कुछ ज्यादा ही तगड़ी तैयारी चल रही थी, पर हमें पता ही है कि रोमांस करने वालों का गेम इस फ्रेंचाइज में सबसे पहले बजता है। इसलिए जेफ और सैंड्रा के रूम में किलर पहुंच गया, जहां उसने एक भाला एक साथ दोनों के आर पार करके उनको मार डाला। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि भाला दोनों की बॉडी के आर पार होने वाला सीन भी शूट किया गया था, पर मूवी को एक्स रेटिंग ना मिले इसलिए उसको कट करना पड़ा था। और साथ ही में सैंड्रा के कुछ न्यूड सीन्स भी डायरेक्टर ने हटा दिए, क्योंकि उस टाइम पे वो बस 16 साल की थी। खैर दूसरी तरफ मार्क को भी कैबिन के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसके बाहर जाते ही किलर ने एक मशेटी मार्क की फेस में घुसा दी थी और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ चला गया नीचे। तभी विकी भी वहां पर आ जाती है और मार्क को कैबिन में न पाकर वो सैंड्रा और जेफ के रूम में जाती है, जहां पहले से बेड पर किलर लेटा हुआ था और पीछे में किलर ने जेफ को भी लटका रखा था, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर गई। इसके बाद किलर ने एक चाकू की मदद से विकी को भी वहीं पर मार डाला। और यहाँ फाइनली हम किलर का फेस देख पाए, जिसने अपने मुंह पर बोरा बांधा हुआ था, और ये किलर है जेसन। जेसन डूबने से बच गया था, जिसके बाद वो इसी जंगल में रह रहा था इधर उधर की चीजें खाकर, और इस जंगल में वो टूटा फूटा जो कैबिन हमने देखा था उसको भी जेसन ने ही बनाया था। यहाँ जेनी और पॉल भी क्लब से कैंप के लिए निकल गए और टेड साथ में नहीं आया, क्योंकि वो तो अभी भी पार्टी करने के फुल मूड में था। कैंप पर पहुंच के वो लोग सबको ढूंढ रहे थे, पर ढूंढने का कुछ फायदा नहीं, सब लोग तो मारे गए। जिनी जेफ के कैबिन में पहुंची, जहां वो काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि बेड पर काफी सारा खून पड़ा हुआ था। पॉल जेनी से कहता है कि शायद ये बस एक मजाक होगा, पर जेनी कहती है कि वो सब ऐसा मजाक नहीं कर सकते। इसके बाद दोनों अपने कैबिन में पहुंचते हैं और उधर जेनी को फील हो रहा था कि इस कैबिन में उनके अलावा कोई और भी है, और ऐसा था भी, क्योंकि जेसन वहां पे सच में था। उसने पॉल पे हमला कर दिया, पर पॉल बच गया, जिसके बाद आपस में दोनों भिड़ जाते हैं। दोनों में हाथापाई चली रही थी, लेकिन जेनी इन दोनों को बस बेवकूफों की तरह खड़े होकर देख रही थी। तभी अचानक से सब शांत हो गया और जेसन भी उठ के खड़ा हो गया। शायद पॉल मारा गया होगा, हालांकि पॉल को हमें दिखाया नहीं जाता। जेनी भी दूसरे कमरे में भाग के पहुंच जाती है, जहां वो डोर को लॉक कर लेती है, लेकिन जेसन आ जाता है पीछे वाली खिड़की से। वो फिर से भागते हुए किचन में जाती है और खुद को बचाने के लिए कुछ चीजें हाथ में ले लेती हैं, लेकिन जेसन का हथियार उससे ज्यादा ताकतवर था, जिसकी मदद से उसने किचन का दरवाजा तोड़ दिया। जिनी पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसको वहाँ पे रेल्फ की डेड बॉडी मिल जाती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो खुद को बचाने के लिए ऊपर की छोटी सी विंडो की मदद से कैबिन से बाहर निकल के भागती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। लेकिन हर हॉरर मूवी की तरह ये कार भी स्टार्ट नहीं होती। तभी जेसन ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे जिनी काफी डर गई। पर जैसे तैसे वो जेसन को चकमा देकर वहां से भागती है और एक कार के पास जाके छिप जाती है। और जैसे ही जेसन उस कार के आगे जाता है तो वो वहां से दूसरी तरफ निकल जाती है। लेकिन जेसन इतना भी बेवकूफ नहीं था, उसको ये बात पता लग गई कि वो यहाँ से दूसरी तरफ भागी है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जिनी दूसरे कैबिन में जाती है और एक बेड के नीचे जाके छुप जाती है। तभी वहाँ पे एक चूहा आ गया और यहाँ पे एक नंबर वाला काम हो गया। अब ये काम चूहे ने किया या फिर जिनी ने, वो तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। जेसन एक चेयर के ऊपर चुपचाप खड़ा हो गया, जिसके पैर ना दिखने पर जिनी को लगा कि वो वहाँ से चला गया, इसलिए वो जैसे ही बेड से बाहर आई तभी जेसन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जेसन का वेट ज्यादा होने की वजह से चेयर ने उसका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से जेसन का अटैक मिस हो जाता है। जिनी भागकर उसी जंगल वाले कैबिन में पहुंचती है और जहां पीछे से जेसन भी वहां पे आ जाता है। जिनी उसी कमरे में गई जहां पे पुलिस ऑफिसर मारा गया था और यहां पे आखिर हम देख पाए कि इस जगह पे पड़ा हुआ है जेसन की माँ का कटा हुआ सर। वहीं पे एक सड़ी हुई बॉडी थी जिसके स्कल में आइस पे घुसा हुआ था, यानी कि ये बॉडी है एलिस की। इसी वजह से पुलिस को भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, मिला था तो बस सिर्फ उसका खून। यहाँ पे हम मिसेस वोरिस का स्वेटर भी दे पाए और साथ ही में उन बाकी लोगों की डेड बॉडीज को भी। जेसन दरवाजे को तोड़कर लगभग अंदर आने ही वाला था कि इतने में जिनी ने मिसेस वोरिस का स्वेटर पहन लिया। वो जेसन की माँ की एक्टिंग करने लगी, जिससे जेसन को लगने लगा कि वो उसकी माँ ही है। जिनी ने उसको अपने सामने घुटने पे बैठा लिया और जैसे ही वो उस पे मशेटी से अटैक करती, जेसन की नजर अपनी माँ के सर पर पड़ जाती है, जिससे वो समझ गया कि ये कोई उसकी माँ नहीं है, इसलिए तुरंत उसने अटैक से खुद को बचा लिया। पॉल भी वहाँ पे अचानक से आ गया, यानी कि ये अभी तक मरा नहीं। जेसन और पॉल आपस में फिर से भिड़ गए, लेकिन इस बार जिनी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और एक मशेटी जेसन के कंधे में घुसाकर उसको नॉक कर दिया।
जेसन की नॉक होने के बाद जिनी ने उसके फेस से उस बोरे को हटाया, जिसके फेस को देखकर वो लोग दंग रह गए। हालांकि हमें उसका फेस दिखाया नहीं जाता। वो दोनों वहां से निकलते हैं और अपनी कैबिन में जाकर चैन की सांस लेते हैं। तभी उनके कैबिन के बाहर से उनको कुछ आवाज आती है, जहां वो फिर से डिफेंस मोड में आ जाते हैं और जिनी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। पॉल दरवाजे को खोलता है, लेकिन वो निकलता है मफिन, जिसको देखकर जिनी काफी खुश हुई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि पीछे की खिड़की को तोड़कर जेसन क्रिस वाली एंट्री मारता है और यहाँ हम फाइनली उसका फेस देख पाए, जो कि काफी ज्यादा क्रीपी था। उसने जिनी को पकड़ लिया, जिसके बाद सीन हो जाता है शिफ्ट और यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ जिनी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो पॉल के बारे में पूछती है, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं देता। और मूवी की एंड में हम जेसन की माँ का सर देखते हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फेस अभी स्माइल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और मूवी यहीं पे हो जाती है खत्म। तो दोस्तों, ये था फ्राइडे द 13th का सेकंड पार्ट, जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट था और साथ ही में इसमें थोड़े बहुत लूप होल्स भी थे, जैसे कि अगर मफिन जंगल में मारा गया तो वो वापस कैसे आ सकता है। और पॉल और जेसन की लड़ाई के टाइम भी हमें ऐसा दिखाया गया कि पॉल मारा गया, लेकिन एंड में वो भी वापस आ जाता है। बट एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या था वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। साथ ही में मूवी के एंड में पॉल के साथ क्या हुआ वो भी हमें बताया नहीं गया। लेकिन टेंशन मत लो, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे जैसे ही मैं इस वीडियो का थर्ड पार्ट लेके आऊंगा। अब बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगले पार्ट को मिस ना कर दो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आती रहे। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।